हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास छठी की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। पहला चैप्टर जो था कब, कहाँ और कैसे, ये हमने पूरा कर लिया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके फौरन उस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। इसमें पहला टॉपिक हमें पढ़ना है आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। उसका जीवन कैसा था? आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था। इसका अर्थ है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंद-मूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव बंजारे की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता था। एक जगह पर भोजन समाप्त हो जाने, पानी की तलाश में या जानवरों के शिकार के लिए लोगों का एक जगह से दूसरे जगह महत्वपूर्ण रहा होगा लोगों का जाना। अब है पाषाण युग। आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहा गया। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखते हैं। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग और है नव पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक, यानी 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक को पूरा पाषाण युग के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद है मध्य पाषाण युग, 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, यानी 2,000 साल का जो एक युग रहा होगा उसे मध्य पाषाण युग कहा गया। उसके बाद है नव पाषाण युग, जो कि 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। पुरान पाषाण युग में मानव इतिहास की 99% घटनाएं इसी युग में घटित हुई। जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, उसकी जो 99% घटनाएं हैं, यानी बहुत अधिकतर घटनाएं जो है पूरा पाषाण युग में घटित हुई। उसके बाद है मध्य पाषाण युग, जिसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहा गया। इसमें छोटे औजारों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसे लघु पाषाण कहा गया। उसके बाद आया नव पाषाण युग, जो 10,000 पहले स्टार्ट हुआ, 10,000 साल पहले। इसमें जो औजार हुआ करते थे वो और भी छोटे हो गए और सुगढ़ हो गए, जिन्हें यूज करना आसान हो गया। इस युग में ओखली, मूसल, मिट्टी के बर्तन आदि का उपयोग भी किया गया। पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डियों और लकड़ियों का भी उपयोग होता था। पत्थरों से बने कुछ औजारों का उपयोग आज भी होता है, जैसे मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग। हम देखते हैं आज भी हमारे घरों में मसाले पीसने के लिए जो उपयोग होता है जिस चीज़ का, वो पत्थरों का बना होता है। बेसिकली पत्थरों के बीच में उसे रगड़ा जाता है। पत्थरों के औजारों का उपयोग देखते हैं। पत्थरों के औजारों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मांस और हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ की खाल और जानवरों की चमड़ी उतारने के लिए, फल और जड़ काटने के लिए और कुल्हाड़ी या हथौड़ी बनाने में। अब है पर्यावरण में बदलाव। आखिर हजारों साल पहले हुआ क्या था? पर्यावरण में किस तरह बदलाव हुए थे? तो पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिम युग यानी आइस एज के दौरान बीता था। उस समय चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और धरती पर घास पात न के बराबर होती थी। लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, हिमयुग का अंत हो गया। इसके साथ ही घास के मैदान विकसित हुए और हिरन, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का सिर्फ शिकार करते थे, अब इनके बारे में जानकारी हासिल करने लगे और शायद अपनी ज़रूरतों के अनुसार इन्हें पालने की सोचने लगे। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोड़ में मध्य पाषाण के समय के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हरे हरे पौधे को पनपने से जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ गई। यही वह समय था जब आज के ज़माने के कई स्तनधारियों का विकास हुआ। इससे मांस की उपलब्धता बढ़ गई।
धान, गेहूं और मक्का जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य हैं। यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से मिलता है। यही वह समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का प्रयोग करना शुरू किया होगा। अब जानते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो पुरापाषाण युग में लोगों को रहने के लिए कुछ मुख्य स्थान हैं। भीमबेटका, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है। हुंसगी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कुर्नूल की गुफाएं, जो आंध्र प्रदेश में है। अब इन स्थानों की विशेषताएं क्या थी? ये स्थान नदी के निकट हैं। इसका मतलब है कि पानी की कमी नहीं रही होगी। ये स्थल दक्कन के पठार पर पाए जाते हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में पत्थर हैं, यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहा होगा। अब उद्योग स्थल किसे कहा जाता था? कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर औजार बनाया जाता था। इन्हें उद्योग स्थल कहा गया। कुछ उद्योग स्थलों पर लोग घर बनाकर रहते थे। ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल कहते हैं। अब है पत्थर के औजारों का निर्माण। पत्थर के औजार कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। पत्थर औजारों को बनाने की दो विधियां हो सकती है। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरा है दबाव शल्क तकनीक। जो लोग नहीं, अब ये रहा। पहला था हमारा पत्थर से पत्थर टकराना। इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक सही आकार न मिल जाए। अब दूसरी विधि है दबाव शल्क तकनीक। इस विधि में क्रोड जिस पत्थर से औजार बनाना हो उसे क्रोड कहते थे। तो क्रोड को किसी सख्त सतह पर रखकर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट कर सही आकार दिया जाता था। अब है आग की खोज। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी, आग की खोज। आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे को देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। आग में पके मांस का टुकड़ा जब किसी ने चखा होगा तो उसे पके भोजन का स्वाद पता चला होगा। फिर लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। कुर्नूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल किया करते थे। आग का उपयोग पेड़ों को जलाकर जंगल साफ करने में, खाना पकाने में, जंगली जानवरों से बचने आदि कामों में किया जाता होगा। अब है शैल चित्रकलाएं, जिन्हें अंग्रेजी में रॉक पेंटिंग कहते हैं। तो अब जानते हैं ये शैल चित्रकलाएं क्या होती हैं। पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिली है। भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में जानवरों और शिकार को दिखाया गया है। इतिहासकारों का मानना है ऐसी तस्वीरें किसी खास मौके पर बनाई जाती होंगी। शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते थे होंगे। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतनी खाली समय मिलना लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सकें और उसके बारे में सोच सकें। इन पेंटिंग से यह भी पता चलता है कि लोग समूह में रहने लगे थे। समूह में रहने के कई फायदे होते हैं। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिलाएं गुफा में रहकर बच्चों की देखभाल करती थी।
महिलाएं कंदमूल फल इकट्ठा करती होंगी, ऐसा कहा जाता है। तो हमारा दूसरा चैप्टर अभी समाप्त होता है। आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लेंगे और इस नोट्स को अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। इतना ही काफ़ी होगा। इतना पढ़ लेने और याद करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।